ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। ये शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैं। और आज हम ज्ञान के एक ऐसे ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। ये न केवल दिलचस्प है बल्कि भविष्य की तकनीक, खासकर क्वांटम सूचना विज्ञान, उसकी बुनियाद भी तैयार कर सकता है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय क्वांटम जगत की एक बहुत ही फंडामेंटल चुनौती है। क्वांटम अवस्थाओं यानी मतलब क्वांटम स्टेट्स, उनकी सटीक पहचान कैसे की जाए। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे ना, लेकिन ये सिर्फ कोई थ्योरी की पहेली नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग और जो सुरक्षित क्वांटम संचार जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके विकास के लिए इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साइंस एंड टेक के इस पहलू को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह न केवल मेंस के सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं। इस चर्चा में हम कुछ मुख्य रिसर्च पेपर्स के नतीजों पर बात करेंगे। इसमें माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, यूनिटरी फाउंडेशन और वर्जीनिया टेक के रिसर्चर्स का काम शामिल है, जैसे नेथानियल जॉन्स्टन, बेंजामिन लोविट्स, विंसेंट रूसो और जेमी सिकोरा। हमारा मकसद है इस जटिल शोध के जो सबसे ज़रूरी निष्कर्ष हैं, उन्हें आसान भाषा में समझना और ये जानना कि क्वांटम अवस्थाओं को कितनी सटीकता से सीखा या पहचाना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्वांटम अवस्थाओं को ठीक-ठीक पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। क्वांटम लेवल पर चीजें हमारी रोजमर्रा की दुनिया से काफी अलग काम करती हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है शून्य त्रुटि, मतलब जीरो एरर, उसके साथ पहचान करना। क्वांटम मैकेनिक्स का स्वभाव ही ऐसा है कि ये अवस्थाएं बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें मापने की या देखने की कोशिश करने भर से ही वो बदल सकती हैं। इसे क्वांटम फिजिक्स में मापन समस्या या मेजरमेंट प्रॉब्लम का एक हिस्सा मानते हैं। सोचिए, आप किसी ऐसी चीज को पहचानने की कोशिश कर रही हैं जो आपके देखते ही अपना रूप बदल ले। इसलिए बिना किसी भी गलती के पूरी निश्चितता के साथ ये तय करना कि कोई क्वांटम सिस्टम दिए गए ऑप्शंस में से किस खास अवस्था में है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। हाँ, ये तो वाकई अजीब सी बात है। मतलब अगर मापना ही अवस्था को बदल दे तो फिर जानेंगे कैसे? यहीं पर शायद रिसर्चर्स ने कोई नया रास्ता निकाला होगा। आपने के लर्नेबिलिटी का जिक्र किया था। ये क्या चीज़ है और ये इस मुश्किल में कैसे मदद करती है? हाँ बिल्कुल, इसी चुनौती से निपटने के लिए रिसर्चर्स ने के लर्नेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये एक तरह का पैमाना है। ये मापता है कि क्या आप क्वांटम अवस्थाओं के ज्ञात समूह, मतलब एक फैमिली ऑफ स्टेट्स, उसमें से किसी एक खास अवस्था की पहचान ज्यादा से ज्यादा के अनुमानों यानी कि गेसेस में और सबसे जरूरी शून्य त्रुटि के साथ कर सकते हैं या नहीं। यहाँ के जो है वो अनुमानों की अधिकतम संख्या है जो मंजूर है। तो ये एक तरह से हमें बताता है कि किसी दिए गए सेट की अवस्थाओं को पहचानना कितना सीखने लायक या पहचानने लायक है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि रिसर्चर्स ने ये पता लगाने का एक गणितीय तरीका निकाला है कि अवस्थाओं का कोई समूह के सीखने योग्य है या नहीं, और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गणितीय अनुकूलन की तकनीकों का इस्तेमाल किया है। खास तौर पर सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग, जिसे एसडीपी कहते हैं, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये एक जटिल ऑप्टिमाइजेशन समस्याओं को हल करने का एक उन्नत गणितीय तरीका है। इससे हमें कंप्यूटेशनल तरीके से विश्लेषण करने की क्षमता मिलती है। ये जो शून्य त्रुटि वाली बात है, इस पे थोड़ा और सोचना होगा। मतलब जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए इतना जरूरी है? देखिए, क्वांटम सूचना के कई अनुप्रयोगों में, जैसे कुछ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल हैं या सटीक क्वांटम सिमुलेशन, उनमें शून्य त्रुटि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप क्वांटम अवस्थाओं का इस्तेमाल करके कोई हिसाब लगा रहे हैं या कोई संदेश भेज रहे हैं, तो अवस्था की गलत पहचान पूरी प्रक्रिया को ही फेल कर सकती है। तो इसलिए ये समझना कि कब जीरो एरर पहचान संभव है और कब नहीं, ये बहुत मायने रखता है। समझ गया। अच्छा, अब रिसर्च का एक और पहलू जो मुझे काफी रोचक लगा वो ये कि उन्होंने इस पहचान की समस्या के आसान और कठिन वर्जन्स के बीच एक साफ लाइन खींची है। यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मतलब कब ये पहचानना आसान है और कब ये लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है? हाँ, ये इस रिसर्च की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है।
उन्होंने पाया कि समस्या कितनी जटिल है ये कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। देखिए, अगर आपको अवस्थाओं की कुल संख्या n वो पता है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें एक निश्चित पहले से तय संख्या k के अनुमानों में पहचाना जा सकता है, मतलब k फिक्स्ड है, तो ये समस्या पॉलिनोमियल टाइम में हल की जा सकती है। इसी तरह अगर अवस्थाओं का आयाम मतलब डायमेंशन यानी अवस्था को बताने के लिए जरूरी पैरामीटर्स की संख्या अगर वो निश्चित है, तब भी ये समस्या पॉलिनोमियल टाइम में हल हो जाती है। पॉलिनोमियल टाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटेशनल टाइम या रिसोर्स लगते हैं वो इनपुट साइज के साथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ते, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या इसका मतलब ये है कि इन मामलों के लिए हमारे पास अच्छे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं या बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही। पॉलिनोमियल टाइम का यही मतलब है। ऐसे एल्गोरिदम कंप्यूटर पर एक मुनासिब समय में चलाए जा सकते हैं, भले ही अवस्थाओं की संख्या या आयाम थोड़ा बढ़ भी जाए। ये उन स्थितियों को दिखाता है जहां हम क्वांटम अवस्थाओं को कुशलता से मतलब एफिशिएंटली क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है जटिल विज्ञान में, यहां भी एक लेकिन है। क्या होता है जब ये शर्तें पूरी नहीं होती, मतलब जब अनुमानों की संख्या k और अवस्थाओं का आयाम दोनों फिक्स ना हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली चुनौती और जटिलता तभी सामने आती है जब k और आयाम दोनों ही निश्चित न हो, बल्कि प्रॉब्लम के इनपुट के हिस्से के रूप में बदल सकें। जब ये दोनों पैरामीटर वेरिएबल बन जाते हैं तो समस्या की कंप्यूटेशनल जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नाटकीय रूप से। रिसर्चर्स ने गणितीय रूप से ये साबित किया है कि ये समस्या NP कठिन मतलब NP हार्ड बन जाती है और असल में ये NP पूर्ण यानी NP कंप्लीट है। NP कठिन और NP पूर्ण, ये शब्द अक्सर कंप्यूटर साइंस और कॉम्प्लेक्सिटी थियरी में सुनने को मिलते हैं, है ना? खासकर जब बहुत मुश्किल समस्याओं की बात होती है। हमारे वो श्रोता जो शायद UPSC की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटेशनल जटिलता की बेसिक बातें समझना चाहते हैं, उनके लिए इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अकादमिक क्लासिफिकेशन है या इसका कोई गहरा प्रैक्टिकल मतलब है? नहीं, ये सिर्फ अकेडमिक नहीं है, इसका बहुत गहरा प्रैक्टिकल मतलब है। NP कठिन होने का मूल मतलब ये है कि सामान्य स्थिति में जब k और आयाम दोनों वेरिएबल हों, इस समस्या को कुशलता से हल करने के लिए कोई ज्ञात एल्गोरिदम नहीं है। जैसे जैसे अवस्थाओं की संख्या या उनका आयाम बढ़ता है, समाधान खोजने के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल समय या संसाधन बहुत तेजी से, शायद एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हर नई अवस्था जोड़ने पर समस्या को हल करने का समय 2 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाए। और NP पूर्ण समस्याएं वो NP कठिन समस्याओं का एक खास समूह है। इन्हें कंप्यूटेशनल जटिलता सिद्धांत में सबसे कठिन मानी जाने वाली समस्याओं में गिना जाता है। अगर कोई इनमें से किसी एक के लिए भी एक कुशल मतलब पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम ढूंढ लेता है तो सैद्धांतिक रूप से P = NP साबित हो जाएगा। ये कंप्यूटर विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अरे हाँ, P वर्सेस NP प्रॉब्लम, बिल्कुल। तो संक्षेप में NP पूर्ण होने का मतलब है कि समस्या व्यवहारिक रूप से असाध्य है, मतलब इंट्रैक्टेबल, जब इनपुट का आकार बड़ा हो जाता है। तो ये तो क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए एक तरह की चेतावनी भी हो सकती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बना लें, कुछ खास तरह की क्वांटम समस्याएं फंडामेंटली ही बहुत कठिन रहेंगी। और रिसर्चर्स ने ये कैसे साबित किया कि ये समस्या वाकई NP कठिन है? कोई तरीका होगा ना? हाँ, ये निश्चित रूप से क्वांटम सूचना प्रोसेसिंग की सीमाओं को दिखाता है। इसे साबित करने के लिए रिसर्चर्स ने गणितीय कमी मतलब मैथमेटिकल रिडक्शन नाम की एक स्टैंडर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम अवस्थाओं की k लर्नेबिलिटी पता करने की ये सामान्य समस्या कम से कम उतनी ही कठिन है जितनी कि ग्राफ थ्योरी में एक जानी मानी कठिन समस्या है जिसे k क्लिक प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, k क्लिक प्रॉब्लम। हाँ, क्लिक समस्या में आपको एक दिए गए नेटवर्क या ग्राफ में k ऐसे बिंदु मतलब नोड्स खोजने होते हैं जहां हर बिंदु बाकी सभी k-1 बिंदुओं से सीधे जुड़ा हो।
ये एक क्लासिक एनपी पूर्ण समस्या है। तो ये दिखा करके के लर्नेबिलिटी समस्या को हल करने के लिए आप के क्लिक समस्या को हल करने वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब के लर्नेबिलिटी कम से कम के क्लिक जितनी कठिन है। उन्होंने साबित कर दिया कि सामान्य क्वांटम अवस्था वर्गीकरण समस्या भी एनपी कठिन और एनपी पूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये हमें बताता है कि क्वांटम दुनिया में जानकारी निकालने की अपनी सीमाएं हैं, जो सिर्फ हमारे हार्डवेयर की कमियों के कारण नहीं है, बल्कि समस्या की अपनी गणितीय बनावट के कारण है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि फिजिक्स की एक समस्या कंप्यूटर साइंस की एक क्लासिक कठिन समस्या से जुड़ी हुई है। शोध में एक और तकनीकी चीज का जिक्र है, ग्राम मैट्रिक्स और के इनकोहेरेंस नाम के गुण के बीच का संबंध। ये इस पूरी कहानी में क्या भूमिका निभाता है? ग्राम मैट्रिक्स एक महत्वपूर्ण गणितीय टूल है। क्वांटम अवस्थाओं के किसी दिए गए सेट के लिए ग्राम मैट्रिक्स उनके बीच के आपसी संबंधों को दिखाता है, खासकर उनके बीच कितना ओवरलैप या समानता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कौन सी अवस्थाएं कितनी मिलती-जुलती हैं या एक दूसरे से कितनी अलग हैं। रिसर्चर्स ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली नतीजा स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि अवस्थाओं का एक सेट के सीखने योग्य है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, उसका संबंधित ग्राम मैट्रिक्स के इनकोहेरेंस नाम का एक विशेष गणितीय गुण दिखाता है। अच्छा, यदि और केवल यदि, ये तो गणित में काफी पक्का संबंध माना जाता है ना? बिल्कुल। ये इफ एंड ओनली इफ वाला संबंध बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये ना केवल उन्हें समस्या की कंप्यूटेशनल कठिनाई मतलब एनपी हार्डनेस को साबित करने में मदद करता है, बल्कि ये उन आसान मामलों के लिए जब के या आयाम निश्चित हो, कुशल एल्गोरिदम डिजाइन करने का आधार भी बनता है। ये गणित के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एनालिसिस और ग्राफ थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स के बीच एक गहरे और उपयोगी संबंध को दिखाता है। ये सच में कमाल है कि कैसे गणित के अलग-अलग औजार एक साथ आकर क्वांटम दुनिया की एक मूलभूत पहेली को सुलझाने या कम से कम समझने में मदद करते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या इसी तरह की गणितीय संरचनाएं और विश्लेषण तकनीकें दूसरी जटिल प्रणालियों को समझने में भी मददगार हो सकती हैं? जैसे शायद जीव विज्ञान में प्रोटीन कैसे फोल्ड होते हैं, या इकोनॉमिक्स में बाजार के ट्रेंड्स, या सोशल नेटवर्क में जानकारी कैसे फैलती है। क्या वहां भी ये काम आ सकती हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस शोध में इस्तेमाल की गई तकनीकें जैसे ग्राफ थ्योरी, मैट्रिक्स एनालिसिस, सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग और ऑप्टिमाइजेशन के सामान्य सिद्धांत ये सिर्फ क्वांटम सूचना तक ही सीमित नहीं है। वे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग जैसे कई दूसरे क्षेत्रों में भी बेहद उपयोगी हैं। इन सभी क्षेत्रों में अक्सर हम सीमित या शोर वाले डेटा से किसी छुपे हुए पैटर्न, संरचना या श्रेणी को सीखने या क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। कि लर्नेबिलिटी जैसी अवधारणाएं और एनपी कठिनता की समझ हमें ये जानने में मदद करती है कि अलग-अलग तरह की प्रणालियों में सीखने की मौलिक सीमाएं क्या हैं। मतलब किन समस्याओं को हम कुशलता से हल करने की उम्मीद कर सकते हैं और कौन सी समस्याएं शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगी, चाहे हमारे पास कितना भी डेटा या कंप्यूटिंग शक्ति क्यों ना हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब ये सबका क्या मतलब है? ये शोध किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ क्वांटम फिजिसिस्ट के लिए ही मायने रखता है, या इसका व्यापक असर है, खासकर हमारे यूपीएससी उम्मीदवारों और उन आम लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि भविष्य की तकनीक किस दिशा में जा रही है? निश्चित रूप से इसके व्यापक प्रभाव है। पहला और सबसे सीधा प्रभाव तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर है। ये शोध हमें क्वांटम अवस्थाओं को क्लासिफाई करने की हमारी क्षमता की मौलिक सीमाओं को समझने में मदद करता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या संभव है और क्या कंप्यूटेशनल रूप से अव्यवहारिक है, खासकर जब हम भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हों। ये हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने और शायद वैकल्पिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जहां ये सीमाएं लागू ना हों। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, इसमें इस्तेमाल किए गए गणितीय उपकरण और अवधारणाएं विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये न केवल साइंस एंड टेक सिलेबस के तहत क्वांटम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल जटिलता की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब अंतःविषय अनुसंधान
के महत्व का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे गणित, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी मिलकर नई और गहरी समझ प्रदान करते हैं। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक प्रगति कैसे अक्सर विभिन्न क्षेत्रों के संगम पर होती है। तो संक्षेप में अगर हम मुख्य बातों को दोहराएं, क्वांटम अवस्थाओं को शून्य त्रुटि के साथ पहचानना एक फंडामेंटल चैलेंज है, क्योंकि मापन उन्हें बदल सकता है। के लर्नेबिलिटी हमें यह मापने का एक तरीका देती है कि ये कितनी कुशलता से, मतलब कितने अनुमानों में किया जा सकता है। शोध ने साफ दिखाया है कि कुछ खास शर्तों के तहत जब अनुमानों की संख्या के या अवस्थाओं का आयाम निश्चित हो, तब कुशल एल्गोरिदम मौजूद हैं और समस्या अपेक्षाकृत आसान, मतलब पॉलिनोमियल टाइम है। लेकिन सामान्य स्थिति में जब ये दोनों पैरामीटर बदल सकते हैं, तो ये समस्या कंप्यूटेशनल रूप से बेहद कठिन, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट बन जाती है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर इस काम को कुशलता से करने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है। और ये सब अवस्थाओं के आपसी संबंधों, यानी ग्राम मैट्रिक्स और उनके के इनकोहेरेंस गुण से जुड़ा हुआ है। एक तरह से ये शोध हमें बताता है कि क्वांटम जानकारी को पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ जानकारी मौलिक रूप से ही छिपी रह सकती है। बिल्कुल सही सारांश दिया आपने। ये शोध हमें न केवल क्वांटम दुनिया की पेचीदगियों के बारे में सिखाता है, बल्कि सामान्य तौर पर जानकारी को सीखने, वर्गीकृत करने और उसकी सीमाओं को समझने के बारे में भी महत्वपूर्ण सबक देता है। और ये हमें एक अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है, जिस पर श्रोता खुद भी सोच सकते हैं। ये शोध हमें क्वांटम जानकारी की कंप्यूटेशनल सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों या पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम संचार प्रणालियों के डिजाइन और उनकी वास्तविक क्षमताओं के लिए इन सीमाओं का क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसी मौलिक सीमाएं होंगी जिन्हें हम केवल बेहतर हार्डवेयर बनाकर पार नहीं कर सकते? और क्या इसी तरह की सीखने की क्षमता या वर्गीकरण की सीमाएं अन्य जटिल वैज्ञानिक या सामाजिक प्रणालियों में भी मौजूद हैं, जिन्हें हम समझने और मॉडल करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी, आर्थिक बाजारों का व्यवहार या शायद मानव मस्तिष्क के काम करने का तरीका? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि जानकारी, जटिलता और गणना की ये मौलिक सीमाएं हमारी दुनिया को किस हद तक नियंत्रित करती हैं। यह विषय निश्चित रूप से गहरा है और कुछ हद तक तकनीकी भी, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल साइंस के भविष्य को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि इस विस्तृत चर्चा ने आपको क्वांटम अवस्था वर्गीकरण की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में कुछ नई और उपयोगी जानकारी दी होगी। यदि आप इस तरह के और विश्लेषणों में रुचि रखते हैं, खासकर यदि आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व समसामयिक मामलों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, या बस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के जिज्ञासु हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी विशिष्ट विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अवश्य बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे।